हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करेंगे ये अपना पूरा का पूरा सेशन है। ये क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जिसको बोलते हैं हम डॉक्टर फोस्टस। ये जो डॉक्टर फोस्टस है रियली में वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, यानी कि जो समरी है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, मगर इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि डॉक्टर फोस्टस का जो रोल है इस वर्क के अंदर वो क्या रहता है, वो इतना एक जबरदस्त वर्क कैसे बन गया ये क्रिस्टोफर मार्लो का। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बायोग्राफी। तो क्रिस्टोफर मार्लो है, इसका टाइम पीरियड है 1564 से लेकर के 1593, 1564 से 1593, और ये टाइम पीरियड बनता है उनका 29 ईयर्स, यानी कि 29 साल की उम्र में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये पॉइंट भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ही वॉज बोर्न, क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो बोर्न होते हैं 2 months बिफोर फ्रॉम शेक्सपियर। आप समझ गए होंगे कि ये 2 महीने पहले पैदा होते हैं शेक्सपियर से, तो ये क्या बन जाएंगे इसके। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ द शेक्सपियर। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में इतना कुछ लिख दिया कि आज उनको पढ़ा जाता है और इनको बहुत ग्रेट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। तो ये जो बिलोंग करते हैं वो यूके से करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ही वॉज द इंग्लिश प्लेराइट एंड पोइट। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द इंग्लिश प्लेराइट एंड पोइट बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम यूके। सेकेंड पॉइंट, ही वॉज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। आपको पता होगा कि 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, तो 7 यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर ये भी क्या थे, एक स्कॉलर थे। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की। तो आपको समझ में आ गया होगा जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तो ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। हिज 6 प्लेज आर, इन्होंने 6 प्लेज लिखे हैं जो कि 1587 से लेकर के 1593 तक, यानी कि 6 ईयर में इन्होंने 6 प्लेज लिखे। और दैट प्लेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस इवन टुडे। सो फर्स्ट वर्क था इनका डिडो, सेकंड क्वीन ऑफ कार्थेज, थर्ड वर्क है इनका टम्बरलेन द ग्रेट, ये इनका थर्ड वर्क है, ये भी काफी फेमस है। द जीव ऑफ माल्टा, ये भी जबरदस्त वर्क है। द मैसेकर ऑफ पेरिस, ये इनका वर्क है फोर्थ। और एडवर्ड सेकंड, ये इनका फिफ्थ वर्क है। और लास्ट में हमारा आता है डॉक्टर फोस्टस, ये इनका फाइनल वर्क है। सो ही वॉज द मास्टर। क्रिस्टोफर मार्लो जो है, क्रिटिक कहते हैं कि ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये अपने भाग्य के खुद निर्माता थे। हु सक्सीड्स, इन्होंने सफलता पाई बाय द स्ट्रेंथ ऑफ हिज विल, यानी कि इनके जो राइटिंग स्टाइल थी, इनका जो मैटर था वो रियली में बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही जबरदस्त वर्क माने जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर फोस्टस। आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर सकती है, मगर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। तो जो डॉक्टर फोस्टस है इसकी पब्लिशिंग डेट कई है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। द रियल नेम ऑफ दिस वर्क, ये जो डॉक्टर फोस्टस है इसका जो रियल नेम है वो ये है, याद रख लेना। द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस, ये इसका पूरा नाम है। ये फर्स्ट टाइम जो पब्लिश होता है, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। अब सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाला वो ये है कि इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर फोस्टस का जन्म कब हुआ। ये 1564 से लेकर के 1564 से 1593 तक टाइम पीरियड रहता है इनका, 29 ईयर। 1564 to 1593। अब ये जो फर्स्ट पब्लिश होता है ये 1604 में पब्लिश होता है, यानी कि यहाँ से आइडिया लगाओ कि ये 1593 में इनकी डेथ हो जाती है और 1604 में पब्लिश होता है, यानी कि 12 ईयर्स लेटर, 12 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। तो ये जो फर्स्ट पब्लिकेशन आता है डॉक्टर फोस्टस का वो 12 साल बाद में आता है, जो कि 1604 में। अब इसका सेकंड वर्जन भी आता है, इसका जो सेकंड वर्जन आता है वो 1616 में आता है, 1604 और 1616, यानी कि ये भी 12 साल बाद में। ये कैसे आता है, ये इसके जो सेकंड वर्जन है ये इसको बाद में री एडिट किया जाता है, क्योंकि उसके जो वर्क जो है, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है उसको असैसिनेट कर दिया जाता है,
लेकिन बाद में उनके जो वर्क जो हैं, जो लिटरेरी जो पर्सन हैं, उन्होंने उसके वर्क को कलेक्ट किया और उसके बाद में इसको पब्लिश किया। फिर उन्होंने कुछ और ऐड किया, तो इनकी 2 थीम बनती हैं और ये दोनों की दोनों थीम जो हैं वो थोड़ी सी अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि फर्स्ट इसकी पब्लिशिंग डेट है वो 1604 है और सेकेंड जो है वो 1616 है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट जो हैं, जो हम पैराडाइज लोस्ट के अंदर देखते हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, वही इसके अंदर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा क्या, पैराडाइज लोस्ट। तो उसी के अंदर सब कुछ कंसेप्ट इसी के अंदर भी हैं, जो बिब्लिकल यानी कि बिब्लिकल कंसेप्ट यानी कि रिलेटेड टू रिलीजियन। जैसे इसके अंदर हेल और हेवन की बात होती है, हेल एंड हेवन और सोल, हेल हेवन और सोल। इसके अंदर गुड एंजल और बैड एंजल के नाम से भी कैरेक्टर है। इसके अंदर गॉड एंड सैटन की भी बात होती है, गॉड एंड सैटन की बात होती है। और इसके अंदर जो लूसीफर, ये भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, इसकी भी बात होती है। द अल्टीमेट चॉइस, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो याद रखना आपको, द अल्टीमेट चॉइस ऑफ ए सोल बिटवीन सल्वेशन एंड डैम्नेशन। द अल्टीमेट चॉइस ऑफ ए सोल बिटवीन सल्वेशन एंड डैम्नेशन, यानी कि सल्वेशन का मतलब क्या है, हेवन, और डैम्नेशन का मतलब क्या है, हेल। मैं लिख देता हूं, सल्वेशन का मतलब है हेवन और डैम्नेशन का मतलब है हेल। इसमें यही दिखा गया है, अगर आप से कोई गलती हो जाता है यानी कि सिन, अगर आपसे कोई सिन हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो आप रिपेंट करें। क्या करें, रिपेंट। अगर आप रिपेंट करेंगे तो आपके जो सिन है, जो आपने जो गलत कार्य किया है, वो भगवान आपको माफ कर देगा और आपको हेल में जाने से बचा लेगा। तो यह जो क्रिस्टोफर मार्लो जो है, इन्होंने अपनी थ्रू राइटिंग इन्होंने ये दिखाया है कि जो सिन जो है, आप जो पाप करते हैं, और क्या एक रिपेंट से आपको हेल में जाने से रोका जा सकता है। तो ये अपनी खुद की राइटिंग स्टाइल से ये अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। और जो मेफिस्टोफिलिस एक कैरेक्टर है, मेफिस्टोफिलिस, ये जो मेफिस्टोफिलिस है, ये अगर मैं बात करूं एक की थोड़ी सी, तो ये जो डॉक्टर फोस्टस है, ये डॉक्टर नहीं है। ये जो डॉक्टर फोस्टस है, ये सिर्फ नाम का ही डॉक्टर है, ये रियल में डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर किसका है, ये डॉक्टर है ब्लैक मैजिक का। किसका है, ब्लैक मैजिक। ये पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर फोस्टस, इसको डॉक्टर फोस्टस कहते ही हैं, मगर ये डॉक्टर नहीं कि ये इंसानों का इलाज करता है, नहीं, इंसानों का इलाज नहीं करता डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस किसका डॉक्टर है, ब्लैक मैजिक का। तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है, आर्ट ऑफ कंजोरिंग, आर्ट ऑफ कंजोरिंग, आर्ट ऑफ कंजोरिंग। आप पढ़ोगे तो आपके सामने वर्ड आएगा, आर्ट ऑफ कंजोरिंग। आर्ट ऑफ कंजोरिंग का मतलब होता है हाथ की सफाई, यानी कि इसके अंदर ये जो मेफिस्टोफिलिस है, ये 2 ग्रेट संत होते हैं और ये बहुत बड़ा विद्वान होता है। इसको आर्ट की नॉलेज होती है, हिस्ट्री की नॉलेज होती है, साइकोलॉजी की नॉलेज होती है, साइंस की नॉलेज होती है, रिलीजन को नॉलेज होती है। इनको बहुत बड़ा, ये जो डॉक्टर फोस्टस है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो इनको बहुत सारी नॉलेज होने के बाद में भी जब इनको इससे संतुष्टि नहीं होती ज्ञान से, कि नहीं मुझे तो कुछ और जाना है, इनको कुछ और जानना है, तो और जानने के लिए ये 2 संत के पास जाते हैं और वो इनको, जो अपने आप में क्या होते हैं, मैजिशियन होते हैं, एक ब्लैक मैजिक के पावरफुल इंसान होते हैं। तो डॉक्टर फोस्टस उनको कहता है कि मुझे कुछ और ज्ञान दो, तो उनको वो कुछ ट्रिक देते हैं। तो उस टाइम उसके सामने मेफिस्टोफिलिस आता है और मेफिस्टोफिलिस जो है, सॉरी सैटर्न के मेफिस्टोफिलिस प्रकट होते हैं और मेफिस्टोफिलिस को बोलता है आई नीड सम पावर। तो ये उसको बोलता है कि मुझे कुछ और जानना है। तो डॉक्टर फोस्टस जो है वो अपनी सोल को 24 ईयर्स के लिए, डॉक्टर फोस्टस जो है वो अपनी सोल को 24 ईयर्स के लिए का टाइम लेता है और वो पावर लेता है। तो 24 ईयर्स के बाद में ये जो सोल है वो हेवन में, सॉरी हेल में चली जाएगी। तो इस टाइप से इनका एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। तो 24 साल के लिए डॉक्टर फोस्टस को पावर दी जाती है और वो जगह जगह विजिट करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर पोप के अलेक्जेंडर ग्रेट है, उसकी जगह जाते हैं और ट्रॉय ऑफ हेलन वहाँ भी विजिट करते हैं। और एक जो इसमें एक कैरेक्टर आता है हेलन का, जो काफ़ी खूबसूरत लेडीज होती है उस वक्त की, तो वो उससे भी जाते हैं और उसको जाके किस भी करते हैं। तो ये इन्होंने एक अपनी जो डिजायर है वो दिखाई है। और 7 डेडली सिंस की भी बात करता है, 7 डेडली सिंस, जिसके अंदर जैसे घमंड है, जैसे गुस्सा है, दवेश है,
लालच है, आलस्य है, भोग विलास है, ये सारी की सारी बातें करता है। और ये वही सैटर्न वाली बात करता है कि इट इज बेटर टू रूल इन हेवन देन सर्व इन हेवन। इट इज बेटर टू रूल इन हेल, सॉरी मैं गलत बोल गया था। तो सैटर्न वाली बात करता है कि इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि ये अच्छा है, नरक में रूल करना बेहतर है स्वर्ग के अंदर सर्व करना, यानी कि सेवा करना। और ये लास्ट में 24 साल हो जाते हैं, क्योंकि टाइम तो एक लाइक ए फ्लोइंग लाइक ए रिवर वाटर, पानी की तरह टाइम तो बहता है। और एट द एंड ही बेग्स फॉर मर्सी बट इट इज टू लेट। तो लास्ट में ये जो गुड एंजल और बैड एंजल हैं, ये बार बार बोलती हैं, गुड एंजल इसको रोकती है कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, मगर ये 24 साल के लिए अपने आप को एक समझौता कर लेता है मेफिस्टोफेलिस के लिए, और ये अपने ब्लड से साइन करता है। ये मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि आप अपने ब्लड से साइन करें, तो ये अपने ब्लड से साइन करता है उस पैक्ट के ऊपर कि मैं 24 साल के लिए मुझे आप ये पावर दे दें, और बाद में आप मुझे जो चाहे वो कर सकते हैं, आप मुझे हेल के अंदर ले जा सकते हैं। और 24 साल हो जाते हैं। तो गुड एंजल और बैड एंजल का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम थोड़ी सी इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि रियल में इस वर्क का मेन मकसद क्या था इसको लिखने का। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो ये इसमें एक छोटी सी मैंने क्रिटिकल एनालिसिस हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका रियल में कंक्लूजन क्या है। तो ये जो डॉक्टर फोस्टस है, और डॉक्टर फोस्टस कौन थे? जादू टोने का डॉक्टर। ये जादू जो टोना करते हैं उसका डॉक्टर था ये, और ये कोई इंसानों का डॉक्टर नहीं था। तो ये जो वर्क है ये रिप्रेजेंट करता है एक क्लैश बिटवीन क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियनिटी के एंटी क्रिश्चियनिटी की बात करता है। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि अगर आपने सिन कर दिया तो आप रिपेंट करें और आपके पाप मुक्त हो जाएंगे, और ये बोलता है कि ऐसा नहीं होता। तो ये क्लैश बिटवीन क्रिश्चियनिटी। सेकंड पॉइंट है, इसकी जो मेन थीम है वो क्या है ऑफ दिस वर्क इज रिलीजियस sin, repentance and all of the moral question related to man's relation to God। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको जब भी एग्जाम में आए आप इसको 100% लिखना कि द मेन थीम ऑफ दिस वर्क, डॉक्टर फोस्टस की मेन थीम क्या है? इज रिलीजियस sin, repentance and all the moral questions related to man's relationship to man, यानी कि इंसान के जो भी क्वेश्चंस हैं माइंड में उसकी बात करता है, और जो रिलेशनशिप है मैन की गॉड के साथ में उसकी बात करता है। तो ये मेन थीम है इसकी। नेक्स्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर कि क्या ये ट्रेजेडी है? हाँ जी ट्रेजेडी है। सो इट इज ए ट्रेजेडी बिकॉज, इसका रीजन भी दे रहा हूं मैं क्यों है। बिकॉज द मैन कैरेक्टर, ये जो मैन कैरेक्टर है किसका? बिकॉज द मैन कैरेक्टर फॉल्स एज ए विक्टिम ऑफ हिज ओन सर्कमस्टेंसेज। ये जो डॉक्टर फोस्टस है ये विक्टिम बन जाता है किसका? ओन सर्कमस्टेंसेज, यानी कि खुद ही विक्टिम बन जाता है, खुद ही इस चीज का क्या बोलते हैं, इसको विक्टिम को क्या बोलते हैं? तो खुद ही एक विक्टिम बन जाता है ऑफ हिमसेल्फ, ए पावर ही हैज नो आइडिया व्हाट टू डू विथ। इसके पास पावर होती है, जो मेफिस्टोफेलिस इसको पावर देता है 24 साल के लिए, और इसको खुद नहीं पता होता इस पावर का क्या यूज करें। तो इसके पास पावर भी होती है बट नो आइडिया व्हाट टू डू एट द एंड। और 24 साल बीत जाते हैं जब मेफिस्टोफेलिस उसकी 24 साल जब हो जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने तो एक पैक्ट कर रखा है, एक समझौता कर रखा है, और उसने ब्लड से साइन किए होते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस जैसे ही 24 साल होते हैं और वो लास्ट घंटा आता है तो उसको रिपेंट होता है। जब लास्ट घंटा आता है तो उसको रिपेंट होता है। तो बैड एंजल बोलती है, गुड एंजल बोलती है कि इट इज नॉट टू लेट, यू कैन रिपेंट एंड सेव योर सोल राइट नाउ। जो गुड एंजल इसको फिर भी उसको आशा देती है, होप देती है कि अभी भी कुछ पछतावा, मतलब अभी भी लेट नहीं हो, आप अगर थोड़ा सा रिपेंट करें तो क्या पता आपको भगवान आपको नरक में जाने से बचा लें। और बैड एंजल बोलती है कि इट इज टू लेट नाउ, देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू गो इन हेल। सो एट द एंड ही डाइज इनसेन, और ये पागलपंथी में मर जाता है। नो विक्ट्री, इसको कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। नो मेरिट, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। जस्ट ही विक्टिम ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का ही गुनहगार बन जाता है। तो इसके अंदर एक दो पॉइंट और हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका कंक्लूजन। इसके कुछ ये आपको बता देता हूं मैं। इसको मास्टरपीस माना जाता है। डॉक्टर फोस्टस को क्या माना जाता है? मास्टरपीस।
इसको क्रिस्टोफर मार्लो का मास्टरपीस माना जाता है। और जो क्रिटिक्स हैं वो एक पॉइंट बोलते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि मैन शुड नेवर गो अगेंस्ट गॉड। मैन शुड नेवर गो अगेंस्ट गॉड, कि इंसान को भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि गॉड इज अल्टीमेट एंड हाइस्ट पावर, कि गॉड क्या है, अल्टीमेट है, सुपीरियर है एंड हाइस्ट पावर है उसके पास। ही शुड हैव हिज पैशन, कि भगवान सर्वोपरि है, और ही शुड हैव हिज पैशन, यानी कि इंसान को क्या रखना चाहिए, उसका इंसान का जो परम धर्म जो है वो होना चाहिए अल्टीमेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान का काम सिर्फ और सिर्फ इंसानों की भलाई करना होना चाहिए। कि मैन शुड नेवर गो अगेंस्ट गॉड बिकॉज गॉड इज अल्टीमेट एंड हाइस्ट पावर, और मैन शुड हैव हिज पैशन, किसके लिए, अल्टीमेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इंसानों की भलाई करनी चाहिए। इफ ही गोज, अगर ये जो मैन है, ये जो आदमी है, इफ ही गोज, अगर जाता है अगेंस्ट गॉड और क्राइस्ट, ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध या क्राइस्ट की इच्छा के विरुद्ध जाता है, तो ही विल डाई ए मिजरेबल डेथ, उसकी नरक में जाना संभव है। तो इसके अंदर एक चीज और भी बताते हैं, द पावर ऑफ नेक्रोमेंसी, यहां पर लिख देता हूं, द पावर ऑफ नेक्रोमेंसी। तो ये आप इसको जब पढ़ेंगे तो नेक्रोमेंसी एक वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है जादू टोनी की जो विद्या होती है, जो भूत प्रेत की विद्या होती है, नेक्रोमेंसी। तो भूत प्रेत की विद्या कह सकते हैं आप इसको प्रेत विद्या कह सकते हैं, प्रेत विद्या, यानी कि ये जो ब्लैक मैजिक जो पावर होती है उसको पावर ऑफ नेक्रोमेंसी कहते हैं। और ये क्या बन जाते हैं, नेक्रोमैनर। ये जो डॉक्टर फोस्टस है वो क्या बन जाते हैं, नेक्रोमैनर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप हमारे वीडियो भी पूरे देखते हैं और आपको ये अच्छे भी लगते हैं, और हम काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी सर्वे करके इन चीज़ों को लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।